स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व किसे कहते हैं। बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे उत्तर आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि तृतीय आवर्त के तत्व को प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहते हैं। कितना आसान है। तृतीय आवर्त के जो तत्व हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरूपी तत्व कहते हैं या इसे निरूपक तत्व भी कहा जाता है। जैसे क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यह किस आवर्त में है, तो यह तृतीय आवर्त में रहते हैं और तृतीय आवर्त के तत्व को क्या कहते हैं, प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको परिभाषा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व की विशेषताएं क्या हैं। प्रतिरूपी तत्व निरूपक तत्व की विशेषताएं क्या हैं, बहुत ही आसान है, 2 विशेषताएं हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, ये समूह यह अपने समूह की संयोजकता को दर्शाते हैं। मतलब ये जो तत्व होते हैं वो अपने समूह की क्या दिखाते हैं, संयोजकता को दर्शाते हैं। तो पहला जो है समझ में आ गया होगा कि प्रतिरूपी तत्व में जो समूह जो होते हैं उनकी संयोजकता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। दूसरा जो है, ये समूह के विद्युत रासायनिक लक्षणों को प्रकट करते हैं। मतलब ये समूह के जो विद्युत रासायनिक लक्षण होते हैं उसको क्या करते हैं, वह प्रकट करते हैं। तो 2 जो विशेषताएं हैं, दोनों विशेषताओं को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित ये विशेषताएं आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेतु तत्व या ब्रिज तत्व क्या हैं। बहुत ही आसान ये भी है। तृतीय आवर्त में 1 से लेकर के 7, 1 से लेकर के कहाँ तक, 7 तक वर्ग के तत्व को सेतु तत्व या ब्रिज तत्व कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसमें कितने तत्व हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 तत्व जो हैं, इन तत्वों को क्या कहा जाता है, सेतु तत्व कहा जाता है। मतलब तृतीय आवर्त में 1 से लेकर के 7 तक के वर्ग को तत्व को सेतु तत्व या ब्रिज तत्व कहते हैं। तो यह 7 तत्वों का आप सभी विद्यार्थी नाम नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िएगा, निश्चित ये 7 जो है तत्वों का नाम आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे नॉर्मल तत्व या समान तत्व क्या है। नॉर्मल तत्व या समान तत्व, अगर नॉर्मल तत्व या समान तत्व की परिभाषा आपको याद हो गया है तो संक्रमण तत्व का भी परिभाषा याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं समान अथवा नॉर्मल तत्व कहते हैं। मतलब जिन तत्वों के जो गुण होते हैं, जो सेतु तत्वों के गुण से क्या अधिक, बस यहाँ पे अधिक के जगह पे अगर कम समानता रखते हैं तो संक्रमण तत्व हो जाएगा। जब अधिक समानता रखते हैं तो नॉर्मल तत्व या समान तत्व कहलाता है। तो यहाँ लिख लेंगे, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं उन्हें समान अथवा नॉर्मल तत्व कहते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H होता है। लिथियम का प्रतीक क्या है, Li होता है। सोडियम का प्रतीक क्या है, Ne होता है। यह जो 3 तत्व यहाँ बताया गया, ये इन 3 तत्वों का नाम क्या है, तो नॉर्मल तत्व कहा जाएगा। इसे समान तत्व भी कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि नॉर्मल तत्व तथा समान तत्व क्या होते हैं, जिनमें तत्वों क्या है, सेतु तत्वों के गुणों से क्या हो, अधिक समानता हो। अब यहाँ पे जब अधिक समानता था तो नॉर्मल तत्व था, अब कम समानता है तो संक्रमण तत्व हो जाएगा। तो यहाँ
लिखेंगे जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है परिभाषा पे। यहाँ पर क्या है, कम है, कम समानता है, तो कम समानता है तो कौन सा तत्व कहलाता है, संक्रमण तत्व कहलाता है। जैसे प्रतीक में लिख सकते हैं निकिल Ni है, कोबाल्ट CO है, लोहा जो है Fe है। ये तीन जो तत्व हैं वह कौन से तत्व हैं, तो संक्रमण तत्व हैं। अब संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या होते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे संक्रमण तत्व की विशेषताएं। संक्रमण तत्व की जो विशेषताएं हैं वह निम्न हैं, क्रमशः एक दो करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपनी कॉपी में जब नोट करते चलेंगे तो यह आपको विशेषताएं क्या होगा, याद होता भी रहेगा। तो संक्रमण तत्व के विशेषताएं निम्न हैं। पहला है संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं जो अपना आयन जो बनाते हैं वह रंगीन आयन बनाने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा है इन तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन तत्वों के अंदर जो है संकुल जो यौगिक होता है वह बनाने की क्या होती हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। अब संकुल यौगिक क्या है आगे चल के आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि संकुल यौगिक क्या है। अब यहाँ तीसरा लिख लेंगे ये तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये जो तत्व होते हैं वह परिवर्तनशील जो संयोजकता होता है, परिवर्तनशील मतलब अलग अलग संयोजकता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे लिख लेंगे चौथा इन तत्वों में रिक्त कक्षक होने के कारण यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। याद रखिएगा यह जो संक्रमण जो तत्व होते हैं वह उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे तत्व होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। आगे चल के जो है क्लास 12 में जब चलेंगे तो उत्प्रेरक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, आगे चल के क्लास 12 में आप लोग को पुनः मिलेगा। तो यह जो तत्व होते हैं वो किसका कार्य करते हैं, तो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और यहाँ पांचवा जो होता है इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के उपस्थित के कारण यह अचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। मतलब इनके अंदर जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उपस्थित होते हैं और इन्हीं के कारण यह क्या है, अनचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो है 5 विशेषताएं आपको बताया गया। 5 विशेषताएं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये विशेषताएं आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है। आंतरिक संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, बहुत आसान है। जिन तत्वों में बाहर के 3 कोष जो है अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण मतलब पूरा भरे नहीं होते हैं। जिन तत्वों में बाहर के जो 3 कोष होता है और वह 3 कोष जो होते हैं अपूर्ण होते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यहाँ आंतरिक संक्रमण कौन कौन है, तो CE है, LU है, TH है, LR है। यह जो तत्व होते हैं यह आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है तो 3 कोष जो होता है अपूर्ण होता है, मतलब भरा नहीं होता है, तो आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाता है। अब यहाँ नोट कर लेंगे कि आंतरिक संक्रमण तत्व के प्रकार, आंतरिक संक्रमण तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आंतरिक संक्रमण तत्व जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक संक्रमण कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और दूसरा का नाम है एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। अब लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व क्या हैं और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व क्या हैं, अब इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो है पीरियाडिक टेबल यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यह जो 2 लाइन है यह S ब्लॉक के तत्व हैं और यहाँ से 6 जो लाइन होते हैं ऐसे जो आपको देख रहे हैं 6 स्तंभ जो हैं यह P ब्लॉक के तत्व हैं और यहाँ पे जो है D ब्लॉक के तत्व हैं। अब यहाँ D ब्लॉक के तत्व के बाद से यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यह 57 के बाद से लिखा गया 72। तो 57 के बाद से जब 72 लिखा गया तो 58 कहाँ गया, तो
तो 58 59 60 यहाँ से देखिए बना हुआ है 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। मतलब 58 से लेकर के 71 तक के तत्व को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड के तत्व कहा जाता है, जो यफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन से ब्लॉक के, यफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। और एक्टिनाइड जो तत्व होता है, यहाँ पे देखेंगे 89 के बाद से यहाँ देखेंगे 90 91 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103। मतलब 100 से लेकर के 103 तक के जो तत्व होते हैं एक्टिनाइड के तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर टोटल 14 जो तत्व हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 14 जो तत्व होंगे, यह कौन से हैं, लेंथेनाइड। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 14 जो तत्व हैं, यह क्या है, एक्टिनाइड के तत्व हैं। तो ब्लॉक जो है टोटल 4 प्रकार का होता है, यस, पी, डी और यह जो है यफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो समझ में आ गया होगा कि आंतरिक संक्रमण जो तत्व होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है लेंथेनाइड, दूसरा जो होता है एक्टिनाइड। अब लेंथेनाइड तत्व क्या है, तो वे तत्व जो परमाणु क्रमांक कितना है, 58 से लेकर के 71 तक के तत्व को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं। और 90 से लेकर के 103 तक के तत्व को एक्टिनाइड तत्व कहा जाता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व परमाणु क्रमांक 58 से, कहाँ से लेकर के, 58 से लेकर के कहाँ तक, 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसमें कितने तत्व होते हैं, तो 14 तत्व होते हैं। 14 तत्व को आपको बताया भी गया है, दिखाया भी गया है कि आप 14 तत्व कहाँ से लेकर के 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व होते हैं वह लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। अब एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहाँ से होंगे, तो लिखेंगे परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसमें 14 तत्व होते हैं। कितने तत्व, 14 जो तत्व होते हैं। तो एक्टिनाइड का जो तत्व कहाँ से चालू होता है, 90 से, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के जो तत्व होते हैं उसे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसमें भी कितने तत्व होते हैं, तो 14 तत्व होते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व की विशेषताएं। आंतरिक संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या होते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व की विशेषताएं निम्न हैं। अब यहाँ पहला क्या होता है, तो आंतरिक जो तत्व होते हैं, आंतरिक संक्रमण जो तत्व होते हैं सभी तत्व धातु होते हैं। याद रखेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व जो हैं क्या हैं, सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे सभी तत्व जो हैं धातु हैं। कौन सभी तत्व, आंतरिक संक्रमण जो तत्व होते हैं वह सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। दूसरा है इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसका जो गलनांक एवं क्वथनांक जो होगा वह क्या होगा, उच्च होता है। ये परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्तित मतलब अलग अलग संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश एक्टिनाइड तत्व जो होते हैं वह रेडियोएक्टिव होते हैं। अधिकांश जो एक्टिनाइड जो तत्व होंगे वह रेडियोएक्टिव तत्व होंगे। रेडियोएक्टिव तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जो स्वतः विघटित होते रहते हैं, ऐसे तत्व को रेडियोएक्टिव तत्व कहते हैं। विघटित का मतलब होता है कि वे तत्व जो स्वतः मतलब अपने आप जो है, विघटित मतलब खत्म होते रहते हैं, ऐसे तत्व को रेडियोएक्टिव तत्व कहा जाता है। आगे चल के हम लोग रेडियोएक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे। रेडियोएक्टिव किसे कहते हैं, रेडियोएक्टिव में कितने प्रकार के क्रिया निकलते हैं, आगे चल के वीडियो में बताया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण संबंध क्या है। यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि विकर्ण संबंध क्या है। बहुत आसान उत्तर है कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व, यह जो लाइन लिखा गया द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व हैं और यहाँ पे जो है तृतीय आवर्त के कुछ तत्व हैं। तो द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व और तृतीय आवर्त के कुछ तत्व के गुणों में क्या मिलता है, समानता मिलता है। इन्हीं को क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध। यह जो बना हुआ है आयत देखेंगे, आयत में एक विकर्ण होता है, आयत में चतुर्भुज में विकर्ण होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी विकर्ण के रूप में लिखा बनाया गया है। जैसे लिथियम का गुण जो है मैग्नीशियम से, बेरिलियम का जो गुण है एल्युमिनियम से, बोरान का जो गुण जो है सिलिकॉन में। यहाँ पे द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व हैं और तृतीय आवर्त के कुछ तत्वों के गुणों में क्या है, समानता मिलते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ
लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के गुण समान हैं। बेरिलियम और एल्युमिनियम का जो गुण क्या है, समान है। और बोरान जो है, बोरान और सिलिकॉन जो है, इनका क्या गुण क्या है, समान है। ये विकर्ण संबंध क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो विकर्ण संबंध क्या है कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व के गुण तृतीय आवर्त के कुछ तत्व के गुण से मिलते हैं। मतलब इनमें दोनों का, यह दोनों का, इस दोनों का और यह दोनों का गुण क्या है, मिलते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विकर्ण संबंध कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।